स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में बात हो रही थी जी हिक्सर ओलन थ्योरी की। अब हम हिक्सर ओलन थ्योरी को जो है वो कंसेप्चुअली डिस्क्राइब करते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट होगा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं तो अगर हम फैक्टर्स को देखते हैं, तमाम फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे फैक्टर इंडोमेंट है, फैक्टर अबेंडेंस है और फैक्टर इंटेंसिटी है, ये तमाम फैक्टर जो है अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क में रखते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन को रखते हैं, जैसे कि ओएच थ्योरी है, इसकी डिस्क्रिप्शन को रखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है, किस तरह समझ में आएगा कि हमारा जो बैलेंस है वो क्रिएट होता है या इंटरनेशनली हमारा ट्रेड एक क्लियर वे में काम कर पाएगा। ये बात समझने के लिए आज का हमारा सेशन ड्रॉ हुआ है। बेसिकली जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस तरह से बैलेंस करती है या क्या हम बैलेंस करने के पैटर्न लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम को ओएच के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ओएच क्या है, ये तमाम फैक्टर्स की बात करता है। इसी तरह अब हम पहले तो हम बात करते थे सिंगल मार्केट की, जो हमारा इक्विलिब्रियम फैक्टर था उसमें हम क्या करते हैं, सिंगल मार्केट की बात करते हैं। लेकिन अब हम डिफरेंट मार्केट्स की बात करेंगे, बजाय क्योंकि हम एक मार्केट की बात करें हम डिफरेंट मार्केट्स को अटैच करेंगे और उसको फर्दर देखते हैं कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल की बात करते हैं तो जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल किस किस तीन चीज़ों पे, प्रोडक्शन, कंजप्शन और ट्रेड इक्विलिब्रियम, यही कंडीशंस हैं। ये तीन मेजर कंडीशंस होती हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन साइड की, तो प्रोडक्शन साइड में क्या होता है कि आपने कितनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, किस तरह से आपने उसको इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल हुआ और किस इंडस्ट्री को आपने कितनी रिसोर्सेज प्रोवाइड की। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्शन साइड। इसी तरह आपने कंजप्शन साइड को देखा, कंजप्शन साइड में क्या हुआ, कंज्यूमर ने कितनी डिमांड कर रहा है गुड्स की, कितनी आपके पास मार्केट में जो डिमांड है, ये आपकी कंज्यूमर साइड होगी। इससे क्या हुआ, आपका एक ट्रेड बैलेंस बन गया। अब वो ट्रेड बैलेंस क्या है, वो ट्रेड इक्विलिब्रियम क्या ला रहा है, उसको हम ट्रेड इक्विलिब्रियम क्या लेते हैं। प्रोडक्शन और कंजप्शन जो है वो दूसरे के साथ अगर इंटरेक्ट कराया जाए। अच्छा, पहले तो हम सिंगल मार्केट की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम कंट्री लेवल पर बात कर रहे हैं। ये तो हमारी सिंगल मार्केट हो गई कि हम डोमेस्टिक लेवल पर अगर डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं, या जैसे कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड को देखें, तो सप्लाई और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वही आपका इक्विलिब्रियम बनता है। तो प्रोडक्शन कौन सी साइड है, सप्लाई साइड है, और कंजप्शन आपकी डिमांड साइड है। अब उसका ट्रेड इक्विलिब्रियम कैसे बन रहा है, उसका ट्रेड इक्विलिब्रियम बनने के लिए आपके पास कंडीशन ये आ रही है कि आपके पास जो है अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस चीज़ को रखा जा रहा है। तो जब हम इंटरनेशनल मार्केट में रखेंगे तो वहाँ भी हम यही चीज़ को अप्लाई करेंगे, ताकि हमें इकोनॉमी के तमाम एस्पेक्ट्स को पता चल जाए और हम तमाम एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह जान सकें। देखिए अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम की अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली कहता क्या है, जो ओएच मॉडल है वो ये कहता है कि दो कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज के पास दो गुड्स हैं और उनको बनाने के लिए दो अनासर भी हैं उनके पास। ठीक है, यूँ समझ लेते हैं कि आपकी दो गुड्स, दो कंट्रीज और दो अनासर। आप समझ लेते हैं कि अनासर क्या होता है कि आपके पास जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन साइड पे आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी रिसोर्सेज हैं जो आपके पास अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो कंट्रीज अपना 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 एक अंदाज रखते हैं। कुछ कंट्रीज के पास कोई और फैक्टर इंडोमेंट है, किसी कंट्री के पास कोई और इंडोमेंट है। तो यहाँ ये कहता है कि जो कंट्री जिस भी फैक्टर के अंदर इंडोमेंट रखता है, यानी उसकी जो फैक्टर है वो बड़ा, यानी उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वो उसी फैक्टर को यूटिलाइज करेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, अब कैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे कि लेबर अबेंडेंट कंट्री है पाकिस्तान और कैपिटल अबेंडेंट है अमेरिका। ठीक है, इसको यूएसए को कह रहा है, यूएसए को कह रहा है। अब यूएसए को देख लेते हैं तो वहाँ क्या कंडीशन आती है कि लेबर अबेंडेंस, यानी पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, वो टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, उसकी टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट होंगी। इसी तरह क्योंकि वो लेबर अबेंडेंस है, उसके अलावा जब वो बात करती है कैपिटल अबेंडेंस, तो वो क्या कंडीशन होगी, वहाँ पर एयरक्राफ्ट जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे इनकी जो ट्रांसैक्शन होगी ट्रेड यूनियन, यानी उनकी डिमांड क्या होगी, उनकी डिमांड होगी कपड़े की, लत्ते की, इन तमाम चीज़ों की, और हमारी डिमांड क्या होगी, हमारी डिमांड होगी मशीनरी की और दूसरी किस्म की कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये क्या कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस आपको बड़े आराम से बन जाती है। बहुत कंट्रीज क्या करते हैं कि उनके पास सेम टेक्नोलॉजीज होती हैं और प्रिफरेंस करते हैं वो उसी कंडीशन को
जिस कंडीशंस के ऊपर जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा रखते हैं। तो ये तमाम कंडीशन जो है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पे ही आपका जो इक्विलिब्रियम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है वो क्रिएट ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है और थ्योरी की मदद से लेकर होता है। अब यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान, मैंने भी पहले भी समझाया था, पर उसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अब हमारे पास फैक्टर एंडोमेंट क्या है, पाकिस्तान एक कंट्री है, ठीक है, और हम यूएसए का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बाद लेबर अबेंडेंट कंट्री है और यूएस जो है वो कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है। अब क्या होगा कि उसके बाद जो पाकिस्तान है उसके बाद टेक्सटाइल गुड्स होंगी, उसके बाद लेबर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद लेबर बहुत ज़्यादा सप्लाई में है। तो वो उन्हीं की यूटिलाइजेशन करके यूएस को क्या करेगा, एयरक्राफ्ट भेज देगा। अब एयरक्राफ्ट की नीड पाकिस्तान को होगी तो वो एयरक्राफ्ट आपसे मंगवा लेगा। इसी तरह से आपने जो है वो अपनी गारमेंट की जो अशिया हैं, गारमेंट की जो चीज़ें हैं वो आपने उनको दे दी। तो उससे क्या हुआ, उससे आपका एक ट्रेड बैलेंस क्रिएट हो गया। तो ये ट्रेड बैलेंस जो है वो किस तरह से क्रिएट होगा कि आपकी गुड्स वहाँ जाएंगी और उनकी गुड्स वहाँ पर यहाँ आएंगी। तो जब एक दूसरे के साथ आप जो है वो एक डिमांड एंड सप्लाई को इक्विवेलेंट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी जो डिमांड और सप्लाई जब इक्विवेलेंट होगी तो उस सूरत में जो है वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस बन जाएगा और आप एक वर्ल्ड ट्रेड बैलेंस को देख पाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा कंट्री किस रिसोर्स के किस सेक्टर को इस्तेमाल करेगा तो आपका जो है ज़्यादा आउटपुट दे सकेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इक्विलिब्रियम से हमारा जो मुराद है वो क्या है, कि हम किस लिए इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने का हमारा बेसिक मैटर ये है कि देखिए ये जो है कंपैरेटिव एडवांटेज को बड़े रिफाइन तरीके से ओएच मॉडल जो है समझा रहा है। और ओएच मॉडल की कंडीशंस हैं कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा जो प्रीवियस मॉडल है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग फैक्टर हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी भी ऐसे इकोनॉमिक सिनेरियो की जो वर्ल्ड के लेवल पर हो, तो वहाँ यही कंडीशन देखी जाती है कि आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं और आप कितनी रिसोर्सेज को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं, अब यहाँ ये कहता है कि कंपैरेटिवली जो एडवांटेज है उसमें यही था कि अगर कोई कंट्री किस चीज़ में स्पेशलाइज रखता है तो वो अपनी ट्रेड उस चीज़ पर करे, ताकि जो दूसरा मुल्क है उसके पास उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है तो वो उसके बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। जैसे यूएस के पास जो है वो इतनी क्रॉप नहीं होती, इतनी फ्रूट्स नहीं होते, फल नहीं होते, अगर फल हो भी जाते हैं तो उनमें कोई और सीजनल इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर समझाई गई हैं कि इक्विलिब्रियम ऐसे ही जस्टिस होता है। जो अभी हम आगे जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने के लिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी ये तमाम जो मॉडल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये तमाम मॉडल बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रिप्ड होंगे आपके लिए, ठीक है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है।